एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, यह सर्वोच्च कला है शिक्षक की कि वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में आनंद जगाए। नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में शिक्षा के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि कुछ हद तक चिंताजनक पहलू पर बात करने वाले हैं। वो है सीखने के जो नतीजे हैं, उनमें जो गहरी असमानता हमें देखने को मिल रही है। और हमारी इस पूरी बातचीत का आधार है हाल ही में जारी पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के आंकड़े। पारख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इन आंकड़ों का एक बहुत अच्छा विश्लेषण ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक लेख में आया है। तो हम उसी विश्लेषण के जो मुख्य बिंदु हैं, उन पर आज गहराई से बात करेंगे। देखिए, ये विषय न सिर्फ UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर भी हमें ये समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा संविधान है अनुच्छेद 46, फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आ गई है। ये सभी किस पर जोर देते हैं? समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा पर, है ना? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नीतियां हैं, जो वादे हैं, पारख 2024 के नतीजे उनके सामने कहाँ खड़े हैं? क्या हम वाकई सभी बच्चों के लिए, खासकर जो वंचित समूह है, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, क्या उनके लिए सीखने के समान अवसर हम बना पा रहे हैं? ORF का विश्लेषण इसी सवाल को खंगालता है। बिल्कुल, और यही देखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े असल में क्या कह रहे हैं। अलग अलग सामाजिक समूहों का प्रदर्शन कैसा है, उसमें अंतर कितना है, और सबसे ज़रूरी बात कि ये अंतर समय के साथ क्या बदल रहा है या वैसा ही है, क्योंकि नीतियों और ज़मीनी हकीकत के बीच का फासला समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। ये पारख 2024 का जो डेटा है, ये क्या तस्वीर दिखा रहा है? कोई खास पैटर्न है क्या इसमें? हाँ, एक बहुत ही साफ और चिंताजनक पैटर्न उभर कर आता है। आप किसी भी राज्य को देख लें, किसी भी ग्रेड को, पहली से लेकर 9वीं तक, और लगभग हर विषय में एक स्पष्ट हायरार्की, एक पदानुक्रम दिखता है। जो अन्य या सामान्य श्रेणी के छात्र हैं, वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बाद आते हैं OBC छात्र, फिर SC छात्र और सबसे नीचे हैं ST छात्र। अच्छा, तो मतलब एक तरह की सीढ़ी बनी हुई है प्रदर्शन में। अदर सबसे ऊपर, फिर OBC, फिर SC और सबसे नीचे ST। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चिंता वाली बात क्या है? सिर्फ ये अंतर होना या कुछ और भी है? देखिए, अंतर होना अपने आप में एक मुद्दा तो है ही, पर उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे बच्चे स्कूल में आगे बढ़ते हैं, ऊंची क्लास में जाते हैं, ये अंतर बढ़ता जाता है, ये खाई और चौड़ी होती जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ग्रेड 3 में भाषा में अन्य और ST छात्रों के औसत स्कोर में करीब 5% अंकों का अंतर है। लेकिन जब बच्चे ग्रेड 9 में पहुंचते हैं तो यही अंतर बढ़कर 13% अंक हो जाता है। 5% से 13%। हाँ। ग्रेड 3 से ग्रेड 9 तक। ये तो 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया अंतर। हाँ। इसका क्या मतलब समझे? क्या ये बस स्कूलों की नाकामी है कि वो इस गैप को कम नहीं कर पा रहे? देखिए, सिर्फ स्कूलों की विफलता कहना शायद मामले को थोड़ा सरल बनाना होगा। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, ये बढ़ता हुआ अंतर ये तो दिखाता ही है कि शायद स्कूल बच्चों को जरूरी क्षतिपूरक सहायता, मतलब कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये इशारा गहरी प्रणालीगत असमानताओं की तरफ भी है, सिस्टमिक इश्यूज की तरफ। जैसे क्या हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, क्या वो ये मानकर चलता है कि सारे बच्चे सीखने के लिए एक ही लेवल पर तैयार हैं? शायद नहीं। फिर जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या उनको समझने के लिए जो मदद चाहिए, स्कैफोल्डिंग जिसे कहते हैं, क्या वो जरूरतमंद बच्चों को मिल पा रही है? और फिर सालों से जमा होता सामाजिक और आर्थिक नुकसान, उसका असर भी तो होता है। तो ये बढ़ता हुआ अंतर दिखाता है कि सिस्टम न सिर्फ शुरुआती नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा, बल्कि जैसे जैसे पढ़ाई मुश्किल होती है, वो उस नुकसान को शायद और बढ़ा रहा है। समझ गई। यानी ये सिर्फ स्कूल के अंदर की बात नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जो समय के साथ बच्चे की सीखने की क्षमता पर और असर डालते जाते हैं। चलिए इसे ग्रेड के हिसाब से थोड़ा और खोलते हैं। ग्रेड 3 में क्या स्थिति है जब बच्चे स्कूल शुरू ही करते हैं तब? हाँ, ग्रेड 3 में अगर देखें तो भाषा और गणित दोनों में ज्यादातर राज्यों में अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच प्रदर्शन का अंतर उतना ज्यादा नहीं होता। अक्सर 2 से 5% पॉइंट के आसपास रहता है।
लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां शुरू से ही तस्वीर ज्यादा चिंताजनक दिखती है। कौन से राज्य है वो, कोई उदाहरण देंगे? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल एक बड़ा उदाहरण है। वहां ग्रेड 3 में भाषा में एसटी छात्रों का औसत स्कोर सिर्फ 48 है, जबकि अन्य श्रेणी के छात्रों का 63 है। 48 और 63, ये तो सीधा 15 अंकों का फर्क हो गया ग्रेड 3 में। जी हाँ, 15 पॉइंट्स का गैप। और इतना ही नहीं, वहां ओबीसी और अन्य के बीच 11 अंकों का और एससी व अन्य के बीच 8 अंकों का अंतर है। ये शुरुआती स्तर के हिसाब से काफी ज्यादा है। इसी तरह झारखंड में भी देखें तो ग्रेड 3 में ही एससी, एसटी, ओबीसी तीनों ही समूह अन्य की तुलना में करीब 9-10 अंक पीछे हैं। बाप रे, इतनी छोटी उम्र में ही इतना बड़ा अंतर। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ओआरएफ विश्लेषण कई संभावित कारणों की तरफ इशारा करता है। एक तो हो सकता है घर की भाषा और स्कूल की भाषा का अंतर, खासकर आदिवासी बच्चों के लिए ये बड़ी चुनौती होती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, अच्छी प्री प्राइमरी शिक्षा सबको न मिल पाना, और कुछ इलाकों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, जो शुरुआती लर्निंग को प्रभावित करता है। अच्छा, और उन राज्यों का क्या जहां आमतौर पर शिक्षा का स्तर बेहतर माना जाता है, जैसे केरला या पंजाब, क्या वहां स्थिति कुछ अलग है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। केरल और पंजाब जैसे राज्य, जिन्हें हम अक्सर हाई परफॉर्मिंग मानते हैं, वहां भी असमानताएं मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, केरल में ग्रेड 3 भाषा में एसटी छात्रों का स्कोर 70 है, जबकि अन्य का 78। पंजाब में एसटी छात्र 73 लाते हैं और अन्य 81। तो यहाँ क्या हो रहा है? राज्य का ओवरऑल औसत स्कोर तो अच्छा है, लेकिन वो इन समूहों के बीच की खाई को छुपा रहा है। इन राज्यों में शायद समस्या शिक्षकों की कमी उतनी नहीं है जितनी शायद स्थानिक अलगाव या सामाजिक बहिष्कार की हो सकती है, जो आदिवासी या प्रवासी परिवारों के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि औसत के पीछे छुपी असमानताओं को देखना कितना अहम है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो समस्या है, ये जो पैटर्न है, क्या ये कोई नई बात है या ये पहले भी ऐसा ही था? पिछले जो नैस सर्वे हुए हैं 2017-2021, उनकी तुलना में कुछ बदला है? यही तो चिंता की बात है। जब हम पारख 2024 के आंकड़ों की तुलना पिछले नैस 2017 और 2021 से करते हैं, तो एक कह सकते हैं कि निराशाजनक तस्वीर दिखती है। स्कोर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं अलग अलग सालों में, वो ठीक है, लेकिन जो मूल पैटर्न है, यानी सामाजिक समूहों के बीच प्रदर्शन का जो क्रम है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो लगभग वैसा का वैसा ही बना हुआ है। क्या मतलब? यानी इतने सालों में सुधार की इतनी बातों के बावजूद जमीनी हकीकत बदली नहीं है। जो वंचित समूह हैं, उनके सीखने के स्तर में कोई खास फर्क नहीं आया है। हाँ, कमोबेश यही लगता है। एक तरह का ठहराव दिखता है लर्निंग आउटकम्स में, खासकर हाशिए पर जो समूह हैं उनके लिए। जैसे भाषा में अन्य श्रेणी का स्कोर 2017 में 68.1 था, 2021 में 64 हुआ और 2024 में 66। वहीं एसटी छात्रों का स्कोर इन्हीं सालों में 65.3, 61 और 61 रहा। हाँ। गणित में भी या तो ठहराव है या कुछ समूहों के लिए गिरावट भी है। जैसे ओबीसी छात्रों का गणित स्कोर 2017 में 64.2 था, जो 2024 में घटकर 60 रह गया है। ये जो लंबे समय से पैटर्न बना हुआ है, ये बताता है कि जो प्रणालीगत असमानताएं हैं वो इतनी गहरी हैं कि मौजूदा कोशिशें उन्हें तोड़ नहीं पा रही हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतने सालों में ये पैटर्न क्यों नहीं टूट रहा। खैर, अब जरा ऊंची कक्षाओं की बात करते हैं। ग्रेड 6 और 9 में क्या हाल है? क्या ये शुरुआती अंतर वाकई बढ़ जाते हैं जैसा आपने शुरू में कहा था? बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और काफी ज्यादा। ग्रेड 6 तक आते आते ये असमानताएं बहुत साफ दिखने लगती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाषा में देखें तो एससी छात्र अन्य छात्रों से 7 अंक पीछे हो जाते हैं, 54 बनाम 61, और एसटी छात्र तो 10 अंक पीछे हैं, 51। और गणित में? गणित में ये खाई और भी चौड़ी दिखती है। वहां एसटी छात्र अन्य से 9 अंक पीछे हैं, 41 बनाम 50। और राज्यों के स्तर पर क्या स्थिति है? कोई ऐसे उदाहरण जो इस बढ़ती खाई को और साफ करते हो? हाँ, कई उदाहरण हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रेड 6 में एसटी छात्र भाषा में सिर्फ 45 और गणित में केवल 33 स्कोर कर पाते हैं, जबकि अन्य श्रेणी के छात्र क्रमशः 59 और 45 पर हैं। सिर्फ 33 गणित में? जी। तेलंगाना में ग्रेड 6 गणित में एससी छात्र अन्य से 12 अंक पीछे हैं, 39 बनाम 51। और केरल, जिसे हम शिक्षा में इतना आगे मानते हैं, वहां ग्रेड 6 भाषा में एसटी और अन्य छात्रों के बीच 21 अंकों का भारी अंतर है।
61 बनाम 82। 21 पॉइंट्स जी केरला में। हाँ, और गणित में भी 16 अंकों का बड़ा अंतर है, 47 बनाम 63। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब ये धारणा कि जो राज्य ओवरऑल अच्छा कर रहा है वहाँ समानता भी होगी, ये तो गलत साबित होती है। क्या कोई राज्य ऐसा भी है जो इन असमानताओं को थोड़ा बेहतर संभाल पा रहा है? हाँ, कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से बेहतर करते दिख रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश और असम। ये राज्य इन असमानताओं को कुछ हद तक काबू में रखते नजर आते हैं। हिमाचल में ग्रेड 6 गणित में सभी सामाजिक समूहों के स्कोर काफी पास-पास हैं, 51 से 54 के बीच। असम में तो एक और दिलचस्प चीज है। ग्रेड 6 भाषा में अन्य श्रेणी का स्कोर SC, ST, OBC छात्रों से थोड़ा कम है, 55 बनाम 56। ये सामान्य पैटर्न के बिल्कुल उलट है। अच्छा। हाँ, ये शायद दिखाता है कि कुछ रणनीतियां, जैसे हो सकता है शिक्षकों की लगातार तैनाती हो या मल्टीग्रेड स्कूलिंग, शायद ये इन गैप्स को कम करने में कुछ मदद कर सकती हैं। ये जानना अच्छा लगा कि कहीं-कहीं सकारात्मक संकेत भी हैं। अब ग्रेड 9 पर आते हैं। जब छात्र लगभग माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाले होते हैं, तब क्या स्थिति है? देखिए, ग्रेड 9 तक पहुंचते पहुंचते ये असमानताएं और भी ज्यादा पुख्ता और गहरी हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाषा में ST छात्र अन्य से 13 अंक पीछे हो जाते हैं, 47 बनाम 60, और गणित में 8 अंक पीछे, 32 बनाम 40। कई राज्यों में ये खाई और भी बड़ी दिखती है। जैसे झारखंड में SC और ST छात्र भाषा में अन्य से 16-17 अंक पीछे हैं, और गणित में ST छात्र 12 अंक पीछे। ओडिशा में भी ST छात्र भाषा में 19 अंक और गणित में 13 अंक पीछे हैं अन्य श्रेणी से। और केरल और पंजाब जैसे राज्यों में ग्रेड 9 में क्या स्थिति है? वहाँ तो ग्रेड 6 में भी बड़े अंतर थे। दुर्भाग्य से वहां भी पैटर्न वैसा ही बना हुआ है। केरला में ग्रेड 9 भाषा में SC और ST छात्र अन्य से क्रमशः 12 और 16 अंक पीछे हैं। गणित में भी 7-9 अंकों का अंतर है। पंजाब में ग्रेड 9 भाषा में ST छात्र अन्य से 18 अंक पीछे हैं, 52 बनाम 70। इसके उलट असम और हिमाचल प्रदेश ग्रेड 9 में भी इन असमानताओं को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करते दिखते हैं। वहां अलग-अलग समूहों के स्कोर तुलनात्मक रूप से काफी करीब हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर उभर रही है, इतने सारे आंकड़े, अलग-अलग ग्रेड, अलग-अलग राज्य, इसका सार क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा कि ORF के विश्लेषण में भी कहा गया होगा? हाँ, मेरे हिसाब से और ORF विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। 3 मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, बढ़ता अंतर, वाइडनिंग गैप। मतलब स्कूल के शुरुआती सालों में जो गैप है वो आगे की क्लास में कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसे जैसे कोर्स मुश्किल होता है, सभी बच्चों को, खासकर हाशिए के बच्चों को साथ लेकर चलने में या जरूरी मदद देने में कहीं ना कहीं चूक रहा है। ठीक है, दूसरी बात? दूसरी, गणित में ज्यादा बहिष्करण, एक्सक्लूजन इन मैथ। गणित में ये असमानता भाषा से भी ज्यादा दिखती है, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि गणित अक्सर उच्च शिक्षा, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वाले जो क्षेत्र हैं, और अच्छे रोजगार के दरवाजे खोलता है। सही बात है। तो गणित में पीछे रह जाने का मतलब है कि इन मौकों से वंचित रह जाना। ये हाशिए पर मौजूद समुदायों के बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालता है। बिल्कुल। और तीसरा मुख्य बिंदु? तीसरा, उच्च प्रदर्शन नॉट इक्वल टू समानता, हाई परफॉर्मेंस नॉट इक्वल टू इक्विटी। केरल और पंजाब जैसे राज्य जो ओवरऑल शिक्षा के मानकों पर अच्छा करते हैं, वो भी अपने सिस्टम के अंदर जाति आधारित जो पदानुक्रम है उसे बनाए रखते हैं। यानी किसी राज्य का औसत स्कोर अच्छा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ सभी सामाजिक समूहों के लिए बराबरी के मौके और नतीजे हैं। इसके लिए अलग से टारगेटेड कोशिशों की जरूरत है। ये तीनों ही बिंदु बहुत गंभीर हैं और नीति बनाने वालों से लेकर हम सबको सोचने पर मजबूर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी और लगातार बनी हुई असमानताएं हैं, इनको दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर क्या कोशिशें हो रही हैं? हम छात्रवृत्तियों और योजनाओं के बारे में सुनते तो हैं, क्या वो असरदार हैं? देखिए, कोशिशें तो हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें SC, ST, OBC छात्रों के लिए मौके और नतीजे बेहतर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। स्कॉलरशिप्स हैं, एकलव्य मॉडल जैसे रेजिडेंशियल स्कूल हैं, और भी कल्याणकारी योजनाएं हैं। लेकिन हाल के आंकड़े, जैसा ORF विश्लेषण में भी जिक्र है, एक अजीब सी, एक विरोधाभास वाली तस्वीर दिखाते हैं। विरोधाभास? वो क्या है, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे अनुसूचित जाति यानी SC के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार की जो मदद राशि थी
वो 2019-20 में करीब 2,710 करोड़ थी। ये 2023-24 में बढ़कर 5,475 करोड़ हो गई, मतलब लगभग दोगुनी। दोगुनी हो गई, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बजट दोगुना हुआ, लेकिन इसी दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले छात्रों की संख्या में 12.7% की गिरावट आई। क्या पैसा दोगुना और लाभार्थी कम हो गए? ये कैसे हुआ? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे कई जटिल प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक दिक्कतें हैं। ये दिखाती हैं कि अच्छी नीयत से बनी नीतियां भी जमीन पर लागू होते होते कैसे अटक जाती हैं। एक मुख्य कारण माना जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए आधार लिंकेज की अनिवार्यता। अच्छा, डीबीटी और आधार वाला मामला। जी, वैसे तो डीबीटी का मकसद था कि पैसा सीधा छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में जाए ताकि पारदर्शिता रहे, लीकेज रुके। लेकिन हुआ ये कि खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, जहां स्मार्टफोन या कंप्यूटर की पहुंच सीमित है, डिजिटल साक्षरता कम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भरोसेमंद नहीं है, वहां ये कई जरूरतमंद छात्रों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गया। ये बात तो समझ में आती है, आधार लिंक ना हो पाना या उसमें कोई दिक्कत होना। और क्या चुनौतियां हैं? एक और बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली समस्या है स्कॉलरशिप का पैसा मिलने में बहुत ज्यादा देरी होना। कई बार छात्रों को अपनी स्कॉलरशिप के लिए 2-2, 3-3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 2-3 साल? तब तक तो पढ़ाई कैसे करेंगे? बिल्कुल। इस देरी से उन पर भारी फाइनेंशियल बोझ पड़ता है। कई बार कर्ज लेना पड़ता है या फिर कॉलेज फीस न दे पाने के कारण उनके डिग्री या मार्कशीट जैसे जरूरी कागजात रोक लिए जाते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल और प्रोसीजरल बाधाएं हैं, इनके साथ साथ अकादमिक और सामाजिक बाधाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। सामाजिक बाधाएं? आप स्कूलों में भेदभाव की बात कर रहे हैं? हाँ, स्कूलों के अंदर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाति आधारित भेदभाव अभी भी एक कड़वी सच्चाई है। ये न सिर्फ बच्चों के कॉन्फिडेंस पर असर डालता है, बल्कि क्लास में उनकी भागीदारी और सीखने की पूरी प्रक्रिया में रुकावट डालता है। सही कहा। हालांकि एक उम्मीद की किरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में मातृभाषा में शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उम्मीद है कि अगर ये ठीक से लागू हो, खासकर शुरुआती कक्षाओं में, तो भाषा की जो बाधा है वो कुछ कम होगी। ये साफ है कि समस्या कई परतों वाली है। सिर्फ पैसा बढ़ा देना काफी नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर सही छात्र तक पहुंचाना और साथ ही सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी खत्म करना होगा। तो फिर इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? ORF विश्लेषण या बाकी रिसर्च क्या समाधान सुझाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो सिर्फ फाइनेंशियल मदद से आगे की सोचे। हमें एक ज्यादा व्यापक, होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा, जिसमें टारगेटेड एकेडमिक, मनोवैज्ञानिक और संस्थागत तीनों तरह के हस्तक्षेप शामिल हों। कुछ ठोस सुझाव अगर मैं कहूं तो हाँ, बताइए। पहला, लक्षित उपचारात्मक कार्यक्रम, टारगेटेड रिमीडियल प्रोग्राम्स। जो बच्चे सीखने में पीछे रह गए हैं, उनके लिए खास कैचअप प्रोग्राम चलाने की जरूरत है। इस मामले में प्रथम जैसी संस्था ने जो टीचिंग एट द राइट लेवल (TERL) मॉडल बनाया है, यानी बच्चे के सीखने के स्तर के अनुसार पढ़ाना, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये बड़े पैमाने पर लागू हो सकता है और असरदार भी साबित हुआ है। अच्छा, टाइल मॉडल, ये तो सुना है मैंने। और दूसरा, मेंटरशिप और सपोर्ट नेटवर्क्स। बच्चों का सिर्फ एकेडमिक स्किल्स नहीं चाहिए, उन्हें आत्मविश्वास और गाइडेंस भी चाहिए। तो ऐसे मेंटरशिप और सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जरूरत है जो उन्हें सामाजिक आर्थिक बाधाओं से लड़ने में मदद करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण, इंक्लूसिव टीचर ट्रेनिंग। टीचर्स को इंक्लूसिव पेडागॉजी यानी समावेशी तरीके से पढ़ाने के लिए ट्रेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ एक बार का इवेंट ना हो, बल्कि इसे लगातार फॉलोअप सपोर्ट मिले। टीचर्स को क्लास में इसे लागू करने में मदद मिले, इसे उनके लिए प्रासंगिक बनाया जाए। सही है। और चौथा, प्रौद्योगिकी का समझदारी से उपयोग, यूडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी बच्चे की जरूरत के हिसाब से सीखने और सेल्फ पेस्ड लर्निंग यानी अपनी गति से सीखने में किया जा सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा डिजिटल डिवाइड का। हमें ऐसे ऑफलाइन लो-टेक समाधानों पर भी ध्यान देना होगा जो साधारण मोबाइल फोन पर भी चल सकें, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा सबसे जरूरतमंद बच्चों तक भी पहुंचे। ये सारे सुझाव एक बहुत ही समग्र और व्यवहारिक दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करने की बात करते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है, जो बहुत साफ तौर पर पारख 2024 के आंकड़े और ORF का विश्लेषण दिखा रहा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच, खासकर
SC, ST और OBC छात्रों के लिए सीखने के नतीजों में लगातार और कुछ मामलों में बढ़ते हुए गैप मौजूद हैं। और ये खाई ऊंची क्लासों में और खासकर गणित जैसे अहम विषय में और भी चौड़ी हो जाती है। और ये भी कि जो मौजूदा नीतियां और कोशिशें हैं वो भले ही अच्छी नीयत से की गई हों, लेकिन जमीन पर प्रणालीगत बाधाओं, लागू करने की चुनौतियों और सामाजिक पूर्वाग्रहों की वजह से पूरी तरह असरदार साबित नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ वित्तीय मदद बढ़ाना ही काफी नहीं है। हमें एक ज़्यादा समग्र एकीकृत नजरिए की जरूरत है, जिसमें अकादमिक सुधार, सामाजिक समावेशन और प्रशासनिक कुशलता तीनों पहलू शामिल हों। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। भारत की सबका साथ सबका विकास की जो महत्वाकांक्षा है, उस संदर्भ में ये लगातार बनी हुई शैक्षिक असमानताओं के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? और उससे भी जरूरी सवाल कि नीति बनाने वालों को, शिक्षकों को, नागरिक समाज को और हम सबको मिलकर ऐसे क्या ठोस व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए जिससे संविधान में लिखा समानता का वादा हर बच्चे के लिए एक जीती जागती हकीकत बन सके। हमें उम्मीद है कि ORF के विश्लेषण पर आधारित हमारी इस चर्चा से आपको भारत में शैक्षिक समानता की जटिलताओं और चुनौतियों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज़रूरी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।